Today we are going to attend a new topic of biodiversity. यानी आज बायोडाइवर्सिटी का एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम. हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड इंडिया. क्लियर? यानी वही बात आती है कि हाउ मैनी स्पीसीज ऑन अर्थ. अर्थ की अगर बात करें तो संसार हो गया और फिर भारत की बात है. यानी पहले तो संसार की ऊपर कितनी जातियां हैं, संसार पर कितनी जातियां विद्यमान है उनका आकलन, उसके बाद में भारत पर कितनी जातियां विद्यमान है इनका आकलन. तो एक यूनिटी है, एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर नेचर वर्ड और ऐड करना आप, ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. इसकी 2004 के आकलन के अनुसार इसने ये बताया कि अब तक विश्व पर 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, यानी आप मान लो 1.7 मिलियन तक जातियां विद्यमान है. और ये भी चीजें अभी तक लगभग बताई जा चुकी हैं, कन्फर्म इन पर कोई डिटेल नहीं है. तो लगभग आकलन दिया गया है. क्लियर? और ये भी बताया गया है कि इतनी जातियां हैं लेकिन फिर भी खोज अभी बाकी है और जातियों की व्याख्या करना यानी उनको डिस्क्राइब करना भी बाकी पड़ा है. क्लियर? आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि इस आकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं. यानी आकलन यानी वो उसको आकलित कर रहा है, उसको एनालिसिस कर रहा है, कैसे उनका आकलन करें, कैलकुलेट करना. एक तरीके से एनालिसिस नहीं कहोगे आप, कैलकुलेट करना. क्या करना? कैलकुलेट करना. और कैलकुलेट में भी ये बोल रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं, यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण इलाके जो होते हैं वो ध्रुव के पास होते हैं और उष्णकटिबंधीय इलाके जो हैं वो भूमध्य रेखा के पास है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा और यहाँ की डाइवर्सिटी कम है. तो इसमें यह कहा गया है कि शीतोष्ण इलाकों की खोज लगभग पूरी हो गई है, लगभग. और इसमें कहा है कि इनकी खोज अभी शेष है, बाकी पड़ी है. ये एक नया आकलन दिया गया है और इस आकलन के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि इस आकलन में भी क्या विभिन्नताएं हैं, तो विभिन्नताएं कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही है. डिफरेंट चीज क्या है? तो ये डिफरेंट चीज है. उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण इलाकों में कहां पर पूरी खोज कर ली गई है, मतलब लगभग पूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जीव ही नहीं है तो उनको लगभग मिल चुका है, इससे ज्यादा जीव नहीं मिलेंगे. और उष्णकटिबंधीय में अभी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि खोज अभी करनी और बाकी है. तो यही बात है, खोज उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है. उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा कौन से देशों में? शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है. अधिक पूर्ण यानी कंप्लीट, लगभग कंप्लीट मानी जा रही है. अब वैज्ञानिकों ने इस चीज का अध्ययन कैसे किया? भाई वही बात आती है कि काउंटिंग नहीं होती है. इतनी जातियों की काउंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो एक आकलन निकालते हैं. तो इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन करने के लिए कीटों के समूह पर अपना अध्ययन किया. सिर्फ कीटों की संख्या को एक लगभग अनुमान, अप्रोक्सीमेटली अनुमान के अनुसार उनको गिनना स्टार्ट किया. काउंटिंग नहीं होती, एक अनुमान लगा के उनको उनके समूह पर अध्ययन किया. और अध्ययन करने के बाद कहाँ किया? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जातियों की संख्या की तुलना कर. यानी इनका अध्ययन कहाँ किया? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण. किसका? सिर्फ कीटों का. और कीटों का अध्ययन करने के बाद उनके जो परिणाम प्राप्त हुए उनका रेशियो निकाला. क्या निकाला? रेशियो निकालकर जंतु और पादपों के अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों की संख्या का आकलन किया. देखो इस चीज को समझो आप. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कीटों पर अपना अध्ययन किया. वैज्ञानिकों ने एक निकालने का तरीका, कीटों पर अपना अध्ययन किया और कीटों को लेकर अपना अध्ययन कहाँ किया? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण इलाकों में अध्ययन करके संख्या की तुलना किया. संख्या की तुलना मतलब कहाँ ज्यादा, इसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, इनकी तुलना कर इनकी रिजल्ट लिए और इनके रिजल्ट से जो अनुपात प्राप्त हुआ उस अनुपात को जंतु और पादपों पर अप्लाई किया कि अगर ये इतने हैं तो ये भी इतने तो हो ही सकते हैं. जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको,
अपनी एजुकेशन से ही, इस चैप्टर से ही संबंधित है, लेकिन इस चैप्टर में आउटर एग्जाम्पल ऐसे मान लो, अभी मान लो 9th क्लास है, 10th क्लास है, 12th क्लास है, वहां पर बच्चे बैठे हैं, क्लियर, और किसी स्ट्रेंजर को वहां पे लेके आए हैं और बच्चे नहीं बैठे रहे हैं और उससे पूछा कि यहाँ पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं लगभग बताओ, तो वो कह रहा है कि लगभग यहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं 45 या 50 तक। और फिर पता चला, काउंटिंग देखी गई तो बच्चे आ रहे हैं 47, 46, इसके लगभग बच्चे आ रहे हैं। तो उससे पूछा तूने कैसे बताया ये चीज, तो आइडिया उसने बोला कि मैंने तो टेबल कुर्सियों को देख के बता दिया कि लगभग इतनी पड़ी हैं तो इतने बच्चे बैठते ही होंगे। तो यहाँ पर कीटों को गिनने का मतलब क्या है, कीटों पर गिनने का मतलब यही है कि जंतु और पादपों का आकलन निकाला जा सके। जंतु और पादप तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कीटों को काउंटिंग करना स्टार्ट करें, लेकिन कीट इससे भी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो दुनिया में रॉबर्ट मे का आकलन अगर हम लागू कर दें तो 10 जीवों के अंदर 7 तो आपको कीट ही मिलेंगे, 10 में से 7 आपको क्या मिलेंगे, कीट, और अन्य 3 कोई नए जंतु होंगे अगर रॉबर्ट मे का आकलन अप्लाई कर दे। तो इन्होंने कीटों के ग्रुप की उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जातियों की संख्या की तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु और पादपों पर अप्लाई कर अनुमानित कर पृथ्वी पर कुल जातियों का आकलन किया। भाई 2 का निकाल लिया तो ये 4 का भी निकाल सकते हैं, 4 का निकाल लिया तो 8 का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने एक आकलन निकाला। अब यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट मे, ये एक साइंटिस्ट है, इसने एक आकलन दिया था। उस आकलन के अनुसार इसने बताया कि पृथ्वी पर टोटल 70 लाख तक जातियां हैं, बस इतना ही माना था इसने। रॉबर्ट मे का आकलन क्या कहता है, प्रश्न आ सकता है कि रॉबर्ट IUCN का आकलन तो ये कहता है 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, ऐसे बोल दो, या 1.5 से 1.7 मिलियन तक। अब आपसे पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट मे का आकलन क्या था जातियों की संख्या के बारे में, तो रॉबर्ट मे का आकलन ये था कि लगभग 70 लाख जातियां प्रेजेंट है, जिसमें पादप जंतु सब आ गए, ठीक है। इसके अलावा इसने एक ये बात बताई कि सभी आकलित, इन आकलित जातियों में 70 लाख आकलित जातियों में 70% से अधिक जंतु ही है, यानी 70 लाख है और उसके अंदर 70% तो क्या है, से अधिक है, से अधिक है, ठीक है, जंतु ही है। बाकी शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, ये जो बच गए हैं ये 22% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगला बोल रहा 70% से ज्यादा तो यही है। तो इसमें ये आकलन क्या निकल के आया, बच गए क्या, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बच गए। तो उसने कहा कि 22% से ज्यादा ये नहीं है, क्लियर। अब रह गया क्या अपना प्रोकार्योटिक जीवाणु, ठीक है। तो ये बात आप ये भी ध्यान रख लो, जीवाणुओं के लिए, प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए कोई आकलन नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी संख्या अनगिनत होती है, इनकी संख्या बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती, इनका जो संवर्धन होता है वो भी बहुत तेज होता है, इसलिए इनकी संख्या का कोई आकलन नहीं। तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि रॉबर्ट मे के आकलन में किन जीवों के आकलन को छोड़ दिया गया था, तो किसको, प्रोकैरियोटिक जीवों के आकलन को छोड़ दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बताया, अगर 70 लाख टोटल जाती है तो 70% तो किसकी जाति हो गई, जंतु की, बाकी जो 70% से अधिक, 70% से अधिक, मान लो अपन कितना मान लेते हैं इसको 78, तो बच गई कितनी 22%, कितनी बच गई 70% से अधिक 78 मान लेते हैं तो 22%, तो उसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक, आवर्त बीजी एवं अनावर्त बीजी शामिल है। अब ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है इनमें भी सबसे ज्यादा कौन है, कवक, ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात, इनमें भी सबसे ज्यादा कौन है, कवक, क्लियर। आगे देखो, जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक नहीं है। यानी कीट जो है, सारी जातियों का आकलन कर रहे हैं और उनमें जंतु की बात करें तो जंतु में कीट आ गया। अब बोल रहा है कि जंतु देखो 70 लाख में 70% जंतु और जंतुओं में का भी 70% कीट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। रॉबर्ट मे के अनुसार जातियां कितनी, 17 लाख, 17 लाख में उसने क्या बताया कि 70% से ज्यादा तो जंतु है। अब ये एक और बता रहा है कि 70% जो है उनमें भी 70%, उनके भी 70% तो क्या है, कीट ही है।
उनके तो 70% क्या है, कीट ही है। मतलब 70 लाख जातियां हैं, 70% इसमें जंतु है। अब जंतुओं का 70%, मतलब इनके 70 का नहीं, जंतुओं के 100% का, अरे 70% है लेकिन अपने आप में तो कंप्लीट है ना, तो अपने आप में तो 100 में से ही निकलेगा वो, तो इनके 100% में भी 70% क्या शामिल है, कीट शामिल है। तो इस प्रकार से ने बताया कि अर्थात इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतु में 7 तो आपको कीट ही मिलेंगे। ये सिर्फ रॉबर्ट मे का आकलन था। किसका आकलन था, रॉबर्ट मे का आकलन। और वो बात जो मैंने अभी बताई, संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी से अधिक है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपकी हो जाती है। आगे देखो, ये एक बात दे रखी है सामने कि प्रोकैरियोटिक पर आकलन लागू नहीं किया जा सकता। किस पे आकलन नहीं लागू होता है, ये आकलन प्रोकैरियोटिक की संख्या नहीं बताता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, आ जाओ भारत पर। तो भारत की यदि बात की जाए तो भारत कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है टोटल वर्ल्ड, और उसका कितना परसेंट हिस्सा है, 2.4% हिस्सा। लेकिन यहाँ की डाइवर्सिटी 8.1% टोटल वर्ल्ड की है। मतलब बहुत बड़ी बात है। खुद जो है पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल में आता है, लेकिन डाइवर्सिटी इतनी लागू कर रखी है इसने, इंडिया ने, कि वो पूरे वर्ल्ड की 8.1% डाइवर्सिटी में आती है। यानी पूरे वर्ल्ड की 100% डाइवर्सिटी में 8.1% हिस्सा तो भारत का है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, क्लियर। इसलिए जो 12 मेगा डाइवर्सिटी जो देश है उसमें भारत का भी नाम आता है, इंडिया का भी नाम आता है। इसी कारण भारत का वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में आता है, क्लियर। अगर इंडिया के अंदर यदि बात करें, हम इंडिया के अंदर यदि बात करें तो ये बात कब होगी, ये बात, अच्छा इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 45,000 पादप जातियां हैं। कितनी, और इससे 2 गुना से अधिक है, यानी 90,000 से भी ऊपर जंतुओं की जाति है। इंडिया का आकलन है। अब रॉबर्ट मे क्या कहता है, यदि रॉबर्ट मे के आकलन को लागू कर दिया जाए, मान लो स्वीकार कर ले, अगर रॉबर्ट मे के आकलन को स्वीकार कर ले तो 22% जातियों की खोज हो चुकी है अब तक। सिर्फ रॉबर्ट मे के आकलन को स्वीकार करें तो अभी तक केवल कितनी जातियों की खोज हुई है, 22%। यानी वो तो 17 लाख ही बता रहा है ना, और इनके अनुसार ये बोल रहे हैं 1.5 मिलियन, तो इनके अनुसार वो कह रहा है कि अभी तक कितनी खोज हुई है, 22% जातियों की खोज हुई है। इस अनुपात से भारत की बायोडायवर्सिटी देखें, किसके अनुसार, रॉबर्ट मे के 22% आंकड़े के अनुसार यदि भारत की जातियां देखें तो आपको क्या मिलेगी, 1 लाख से अधिक पादप की जाति और 3 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजाति। ये है सारा इसका आकलन। अब बात आती है जैव विविधता के प्रतिरूप की। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा मिलेगी, यहां पर डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा मिलेगी, और यहाँ की डाइवर्सिटी कम, यानी भूमध्य रेखा से दूरों की तरफ जाने पर डाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो जो देश भूमध्य रेखा के पास आएंगे, आसपास आएंगे, उनकी डाइवर्सिटी उन देशों की अपेक्षा ज्यादा रहेगी जो किसके पास है, ध्रुव के पास। अब ये आंकड़ा देख लो, जंतु में पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान रूप से वितरित रहती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सामान्यतः भूमध्य रेखा से दूरों की तरफ अगर हम जाएंगे तो डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर हम भूमध्य रेखा से दूरों की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होने लग जाती है। अगर ऐसा देखा जाए
तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये बात तो पहले भी आ गई, शुरू से आ रही है कि उष्णकटिबंधीय इलाकों की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों की डाइवर्सिटी कम होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के समीप, ये आंकड़े हैं जो आपको थोड़े से रटने के हिसाब से लेने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं कहता नहीं हूं रटने के लिए, लेकिन आपको आंकड़े जो है वो याद करने ही पड़ेंगे। भूमध्य रेखा के समीप कोलंबिया, अब इसके पास एक देश है कोलंबिया। कौन सा? यहां पर पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? 1400। जबकि न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में है, ठीक है, उत्तर ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर, ठीक है, तो 45 डिग्री यहां पे क्या दे रहेगा, जबकि न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में है वहां पर 105 पक्षी जाती है। ये बोल रहा कोलंबिया और न्यूयॉर्क को देखें। किस किस को? कोलंबिया और न्यूयॉर्क को देखें। तो कोलंबिया में 1400 पक्षियों की प्रजाति है, जबकि यहां पर 105 ही है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये ध्रुव की तरफ है, कौन? और ये भूमध्य रेखा की तरफ है, यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में आ जाता है। यहां पर देखो, अब वहीं पर अगर और ऊपर जाएं तो ग्रीनलैंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो यहां पर कितने पक्षी की जातियां हैं? 56 ही है, 105 से और कम होती जा रही है। ऐसे ही इक्वाडोर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, जबकि इक्वाडोर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पादपों की जातियां शीतोष्ण क्षेत्र। अच्छा, इक्वाडोर के अंदर ही बता रहा है। इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो वहां पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों को यदि काउंट करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पादपों की जातियां ज्यादा है, जबकि शीतोष्ण में कम है। सिर्फ इक्वाडोर की बात करें। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के रूप में आता है, बायोडाइवर्सिटी, विश्व की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पे पाई जाती है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा का मतलब जो रेस्पिरेशन करवाए, क्योंकि यहाँ पर 20% ऑक्सीजन का कंटेंट यही संभाल लेता है। टोटल पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन का कंटेंट यही संभाल लेता है। यहाँ पे देखो 40,000 पादप प्रजातियां, यानी कोई 1200-1300 नहीं है, 40,000 पादप प्रजातियां, 3,000 मत्स्य प्रजाति है, 1300 पक्षी प्रजाति है, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर प्रजातियां, 378 सरीसृप प्रजातियां, 1,25,000 कितनी है? अकशेरुकी प्रजातियां। कौन सी है? अकशेरुकी, जिनमें कोर्डेटा संघ में वो नहीं आते। और भारत की यदि बात की जाए तो भारत खुद भी उष्णकटिबंधीय इलाकों में आता है। तो अगर इसको देखें आप तो इसमें भी पक्षियों की प्रजातियां कम नहीं पाई जाती। कितनी पाई जाती है? 1200। टक्कर देता है ये भी इनको। देखो यहाँ पर कितनी है? 1300। और यहाँ पर कितनी है? नहीं, भारत, मैं पीछे का दिखा रहा हूं आपको। ये देखो कोलंबिया में कितनी है? 1400। और यहां पर कितनी है? 1300। और भारत की अगर बात करें तो भारत खुद भी भूमध्य रेखा के पास आता है, तो टक्कर दे रहा है इनको, कोलंबिया को और अमेजन को। तो यहाँ पर कितनी है? 1200। आगे हम बात करें तो एक प्रश्न आता है आपके लिए, क्या रीजन है, ऐसे क्या रीजन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की डाइवर्सिटी ज्यादा है और शीतोष्ण की कम है? तो इसके मोटे मोटे तौर पे 3 रीजन होते हैं। नंबर एक रीजन क्या है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय इलाकों में हिमनद नहीं होता है, बर्फ पिघलकर बहना स्टार्ट नहीं करती, लेकिन शीतोष्ण में हिमनद बार बार होता रहता है, तो डाइवर्सिटी वहां पर पनपती कम है। दूसरी अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में मौसमी परिवर्तन कम होता ही नहीं है लगभग, और जबकि शीतोष्ण इलाकों में मौसमी परिवर्तन बहुत ज्यादा होता रहता है। तो एकदम से प्लांट का क्लाइमेट या किसी जीव का क्लाइमेट चेंज हो जाए तो एकदम से वो मरने की स्थिति पे आ जाता है। और सबसे मेन और पावरफुल पॉइंट आपका है, उष्णकटिबंधीय इलाकों में सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर आती है, इसलिए यहाँ पर
बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यदि ज्यादा बढ़ गई तो बायोडायवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके।